मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली जो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूं। हमारी क्लास यानी कि सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स है। क्लास हमारी फर्स्ट ईयर है। चैप्टर हम कर रहे हैं 4 जिसका नाम मेजर ऑफ डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कर्टिसेस है। तकरीबन हम इसके 17 तक क्वेश्चन कर चुके हैं, 17 का A, B और C। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का A और B और साथ ही 19 क्वेश्चन है। ये आपने ख़ुद करने हैं कोशिश इन दोनों सवालों को करने की। अल्लाह करे कि ये दोनों सवाल आप ख़ुद कर सकें। क्वेश्चन नंबर 18 में उसने कहा कि आपके पास N1, N2 और N3 आपके पास 3 वैल्यूज़ N1 100, N2 120 और N3 150 है। इसी तरह X1 बार, X2 बार और X3 बार, S1, S2, S3 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। सवाल में उसने कहा कंबाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करें। तो इस तरह का सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं ये आपके ज़िम्मे लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 का A पार्ट और B पार्ट, और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन जो है ये भी मैं आपके ज़िम्मे लगाता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कंप्लीट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन नंबर 18 और 19 आपको करवाऊँ। ये मैं आपके ज़िम्मे इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि आप थोड़े से इंडिपेंडेंट बने, कुछ काम ख़ुद भी करना सीखें और कैलकुलेशन करें और सवाल हल हो जाएँ तो आपकी मुसर्रत दीद होगी, आपकी खुशी मेरी खुशी होगी। और अगर कोई परेशानी हो गई तो मैं आपके साथ रहूँगा और ये दोनों सवाल आपको करवा दूँगा उससे पहले कि आप मज़ीद परेशान हों। आज हम क्वेश्चन नंबर 20 के A पार्ट और B पार्ट और C पार्ट को फॉलो करेंगे, फिर 21 को देखेंगे अगर टाइम मिला लेक्चर्स में। तो हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ दुआ से करते हैं या एक अच्छी बात से करते हैं। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं इसी लाहौर में। वो फरमाते हैं मैं स्टेशन पर पहुंच जाऊं किसी दूसरे शहर जाने के लिए, गाड़ी चलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हो कि बस गाड़ी निकल जाएगी स्टेशन से। मेरा एक कदम पायदान पर हो, यानी कि मैं पायदान पे एक कदम रख चुका हूँ और दूसरा कदम प्लेटफॉर्म पर हो। गाड़ी की सीटी बज चुकी हो, गाड़ी चलने लगे तो एक आदमी दौड़ता दौड़ता मेरे पास आए और मुझे कहे अहमद अली, अहमद अली, जाते जाते मुझे पूरा कुरान समझा के जाओ। अल्लाह का पूरा कुरान मुझे जाते जाते समझा के जाओ। तो वो अज़ीम बुज़ुर्ग अहमद अली लाहौरी फरमाते हैं कि मेरा दूसरा कदम जो प्लेटफॉर्म पर है वो पायदान पर पहुंचने से पहले, मेरा दूसरा कदम पायदान पर बाद में पहुंचेगा। मैं उस शख्स को अल्लाह का पूरा कुरान समझा के जाऊंगा। गाड़ी चलने के लिए तैयार है, गाड़ी ने सीटी मार दी। अब कुछ लम्हे जिसके बाद गाड़ी चली जाएगी। अब वो कहते हैं कि मेरा एक पायदान पर पाँव है और दूसरा पाँव प्लेटफॉर्म पर है।
इस हालत में अगर एक शख्स मेरे पास आए और मुझे कहे कि अहमद अली मुझे अल्लाह का पूरा कुरान समझा के जाओ, तो मेरा वो जो पाँव प्लेटफॉर्म पर है वो पायदान पे बाद में जाएगा। मैं उस शख्स को कुरान पाक का पूरा तर्जमा तफसीर सब कुछ समझा के, तो फिर मेरा पाँव दूसरे पाए। किसी ने पूछा, मौलाना कुरान के 30 पारे हैं, एक पाँव प्लेटफॉर्म से पायदान पर पहुंचने से पहले, अब कैसे समझाएंगे पूरा कुरान? तो वो मुस्कुरा के बोले, कुरान का कंप्लीट खुलासा ये है कि अल्लाह को राज़ी करो इबादत के साथ। सुबह शाम इबादत अल्लाह की करें। शाह अरब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करें, राज़ी करो इताअत और फरमाबरदारी के साथ, और अल्लाह की मखलूक को राज़ी करें खिदमत के साथ। रब को राज़ी करो इबादत के साथ, क्योंकि इबादत सिर्फ़ अल्लाह की है। अल्लाह हमसे राज़ी होगा जब हम सुबह सब सोए हो, सारा आलम सोया हो, और हम तहज्जुद के लिए उठ जाएं, तहज्जुद पढ़ें, फजर पढ़ें, इशराक पढ़ें, ज़ोहर असर मगरिब इशा पढ़ें। शाह अरब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लें हम इताअत के साथ, और अल्लाह की मखलूक को हम राज़ी करें खिदमत के साथ। ये उन्होंने 3 अल्फाज, 3 लाइनें बोलकर पूरे कुरान का खुलासा हमें सिखा दिया। हम इन 3 आमाल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, ये तीनों बातें हमारे दिल व दिमाग में बैठी रहें, हम इन तीनों बातों पर अमल करने की कोशिश करते रहें ताकि हम कामयाब हो सकें। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमने क्वेश्चन नंबर 20 करना है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 ये दोनों आपके ज़िम्मे हैं। आप कोशिश कीजिएगा इनको सॉल्व करने की, और सॉल्व करने के बाद आंसर देखें क्या आया, ठीक आया या नहीं। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन है 4.20। कंप्यूट द coefficient of variance of number 1 x, number 2 y is equal to 2x, where x has the values 2, 3, 3, 5, 5, 5, 8, 10 and 12 are the two results सेम। देखें क्या दोनों रिजल्ट सेम आए, और अगर सेम आ जाते हैं तो गिव रीज़न, तो रीज़न दें कि क्यों सेम आए। सिंपल सा क्वेश्चन है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि वही मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100, वही सारा काम जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं वही है। लेकिन अब इन दोनों के आंसर सेम आए तो बताने हैं कि क्यों सेम आए। सबसे पहले हमारे पास x है। अगर हम x की वैल्यूज़ देखें तो x की क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास? 2, 3, 3, 5, 5, 5, 8, 10 और 12। आपने x का स्केयर कर लेना है। x का स्केयर 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, फिर 9, फिर 25, 5 का स्केयर 25 और फिर 25, 8 का स्केयर 64, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 144, और फिर इसके बाद यहाँ पे इसका सम अप कर लें। सम हमारे पास इसका 53 है और 405 है।
अब आपने क्या करना है, नंबर 1 मीन मालूम करना है। मीन x का मीन कैसे मालूम किया जाता है, समीशन x ओवर n। समीशन x कितना है 53 ओवर n 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वैल्यूज़ हैं। जब 9 पे इसे डिवाइड किया तो 5.88 आ गया। ये सबसे पहला काम आपने मीन मालूम कर लिया। इसके बाद आपने क्या मालूम करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन x का स्टैंडर्ड डेविएशन समीशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समीशन x ओवर n का होल स्क्वायर और अंडर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू समीशन x स्क्वायर हमारे पास 405 है डिवाइडिंग बाय n हमारे पास 9 माइनस 53 ओवर 9 और इसका स्क्वायर और अंडर रूट ले लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x जब हमने 405 को 9 पे डिवाइड किया तो हमारे पास अंडरस्टूड है 45 आ जाएगा, और जब हम 53 को 9 पे डिवाइड करते हैं तो वो तो ये आएगा 5.88 और इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 45 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 34.679 और अंडर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10.321 और इसका अंडर रूट लेने से हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 3.2126। जनाब ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। जब ये दोनों चीज़ें आ जाएं तो हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे मालूम करते हैं, अब तक तो मेरा ख्याल है सब बच्चों को पता चल चुका होगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x इज इक्वल टू क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडिंग बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 3.2126 ओवर मीन कितना है हमारे पास जनाब, मीन ये 5.88 मल्टीप्लाई बाय 100। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x क्या आएगा, वो हमारे पास आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 3.2126 आने के बाद उसने क्योंकि कहा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करें, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द वेरिएबल ऑफ x इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडिंग बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हमारे पास कितना है 3.21, हम लिखेंगे 3.2126 डिवाइडिंग बाय मीन x बार 5.88 मल्टीप्लाई बाय 100। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x इज इक्वल टू, आपने इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 54.636%। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x आ गया। अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन y की चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडिंग बाय y बार मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास y कहाँ से आएगा, y हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, y इक्वल्स टू 2x, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल y आ जाएगा। लिहाजा हम यहाँ पर सबसे पहले x लिखेंगे। x वेरिएबल क्या है मेरे पास, 2 है, 3 फिर 5 8 10 और 12, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं x की। हम y चाहते हैं तो y किसके बराबर है, 2x के। अब आप क्या करेंगे, x की हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s 4 हो जाएगा, 3 2s 6 5 2s 10 8 2s 16। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ गया और 24 आ गया। इसके बाद आप y का स्क्वायर ले लें क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए आपको y का स्क्वायर भी ज़रूरत है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर 6 का 36 100, 10 का स्क्वायर 100, 16 का स्क्वायर 256, 20 का स्क्वायर 400 और 24 का स्क्वायर 576। दोनों कॉलम्स का टोटल कर लें 106
और 1620 दोनों कॉलम्स का टोटल हो गया। अब आपने क्या करना है कि वाई बार मालूम करने के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वाई बार इज इक्वल टू समीशन वाई ओवर एन। समीशन वाई 106 है जी, हम यहाँ पे 106 ओवर 9 ऑब्जर्वेशन हैं। तो एक्स बार की क्या वाई बार की वैल्यू क्या आई हमारे पास 11.77 या 777। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, फार्मूला याद है बच्चों को, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नॉट बी हम वाई लिखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई समीशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन वाई ओवर एन और इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई में वैल्यूज़ पुट करते हैं 1620 ओवर 9 माइनस 106 ओवर 9 का स्क्वायर और अंडर रूट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 1620 को जब हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 106 को जब डिवाइड किया तो 11.77 का स्क्वायर लिखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हम देखते हैं 180 माइनस 138.716। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई दोनों को आप माइनस करेंगे, माइनस करने से आपके पास आंसर आएगा 41.284 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई जब आप अंडर रूट लेते हैं तो 6.425 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाई, यहाँ पे जब आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाई में वैल्यूज़ पुट करनी है 6.425 डिवाइडिंग बाय वाई बार आपके पास 11.77 फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 100 लिख देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाई इज इक्वल टू 54.636%। लो जी, दोनों के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम हो गए और जब हम दोनों के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को गौर व फिक्र से देखते हैं तो इस दोनों के तो आंसर सेम आ गए। अब उसने कहा अगर तो इन दोनों के आंसर सेम हैं तो आपने रीज़न देनी है क्यों सेम है, और अगर डिफरेंट हैं तो फिर कैलकुलेशन दोबारा कीजिएगा क्योंकि आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई है। इन दोनों के आंसर सेम ही आने हैं। सेम क्यों आएंगे हम यहाँ पे रीज़न लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे रीज़न है टू रिजल्ट्स आर द सेम। अगर हम ये देखें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई, हम क्या लिखते हैं, टू रिजल्ट्स आर द सेम, दोनों रिजल्ट सेम हैं बिकॉज बोथ मीन and standard deviation of x, both mean and standard deviation of x are multiplied by 2 and coefficient of variance are unaffected। क्योंकि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों वो टॉपिक हैं जिनसे चेंज ऑफ ओरिजिन से जो है वो मीन जो है एक्स का और मीन ऑफ वाई दोनों अनअफेक्टेड थे, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसका अनअफेक्टेड रहेगा। ये था आज हमारा क्वेश्चन 20 का ए पार्ट, अक्सर पेपर में भी आया करता है। इसके साथ हम देखते हैं 20 का बी पार्ट। अगर हम 20 का बी पार्ट करने से पहले हम एक लफ्ज़, एक पॉइंट, बेसिकली 20 का बी पार्ट और 20 का सी पार्ट या उससे आगे जितने सवाल हैं वो सारे के सारे सवाल, अगर हम 20 का सी पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें भी कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के ज़िक्र किया हुआ है।
तो हम क्या करेंगे, पहले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस को डिस्कस कर लें, क्योंकि हमारे पास जब भी नया टॉपिक आता है तो हम उस टॉपिक को पहले डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो अब हमारे पास स्क्यूनेस एक नया टॉपिक आया। यहाँ तक हमारा जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन था, जिसमें हमने रेंज को डिस्कस किया। रेंज मेरे बच्चों को मालूम होनी चाहिए कि रेंज की डेफिनेशन क्या है। एज अ रिपीट करते हैं, रेंज किसे कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द गिवन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज को डिस्कस किया, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को डिस्कस किया, मीन डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को डिस्कस किया। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को डिस्कस करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेशुमार क्वेश्चंस हमने कर लिए। 2 सवाल आपके ज़िम्मे भी दिए, जो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 है, ये आपने खुद करने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये आपको यहाँ करवाऊँगा और आप उसके साथ टैली कर लीजिएगा। आज से हमारा एक नया टॉपिक स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस वो शुरू हो रहा है। हम स्क्यूनेस और कर्टिसिस को सीखने के लिए हम किताब को पीछे एक्सरसाइज से पहले हम देखते हैं, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। इसके साथ साथ ये जो मैं एक पेज बता रहा हूँ, पेज नंबर 157, जहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये लास्ट टॉपिक है। इसको पढ़ने के बाद फिर आप आगे जो स्क्यूनेस है उसकी तरफ चलेंगे। रेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आपको बेशुमार पेज नंबर 157 पे मिलेंगी। रेंज इज़ द सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट बिकॉज इट्स वैल्यू इज़ डिटरमाइंड टू द एक्सट्रीम वैल्यूज़। इसी तरह इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ लिखी हुई हैं पेज नंबर 157 पे। ये आप इसको पढ़ लीजिएगा, पेपर में कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये भी यहाँ लिखे हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीन डेविएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन के जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स 157 पे लिखी हुई हैं। इसके बाद 158 पे हमने ये एब्सोलूट एंड रिलेटिव डिस्पर्शन, जब हमने चैप्टर को शुरू किया था तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि एब्सोलूट और रिलेटिव डिस्पर्शन किसे कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को भी हमने यहाँ से पढ़ लिया था। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, ये सारा पढ़ने के बाद अब जो पेज नंबर 162 है, यहाँ पे हमारा नया टॉपिक मोमेंट्स। और मोमेंट्स के बाद बेसिकली मोमेंट्स से पहले होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मोमेंट्स में एक मोमेंट्स आती है जिसकी वजह से हमने स्क्यूनेस को बाद में रखा हुआ है। यहाँ पे पेज नंबर 171, सारे बच्चे मिराजुद्दीन मिर्ज़ा की बुक से हम काम कर रहे हैं और उसका पेज नंबर 171 खोलेंगे, या फिर वो पेज इसके आगे पीछे कहीं देख लें अगर किसी को ये ना मिले। मेजर ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ स्क्यूनेस पेज नंबर 171 पर मेरे पास जो किताब है वहाँ मौजूद है। मेजर ऑफ स्क्यूनेस को मैं यहाँ से पढ़ने लगा हूँ। वी नो डैट in a symmetrical distribution the mean median mode are कंसाइल, मतलब इक्वल होंगे। जब हमारे पास मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल है तो वो तो हमारे पास है सिमेट्रिकल। जब सिमेट्रिकल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर द वैल्यू आर पुल्ड अपार्ट व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड, तो फिर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होगी। द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड, मीन और मोड को माइनस करें, गिव द एब्सोल्यूट मेजर, यानी कि अगर माइनस में आ जाए तो उसको प्लस में कर लें, मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इफ़ वी डिवाइड द डिफरेंस बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, और हम उसे स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर दें, यानी कि पहला काम क्या करें, मीन और मोड को माइनस करें। हमने यहाँ पर एक काम करना है स्क्यूनेस, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन हमने शुरू करना था क्वेश्चन नंबर 21,
और 21 से आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं 22, 23, उनमें लफ्ज़ स्क्यूनेस नया टॉपिक है और नए टॉपिक में हमने उसको देखना है कि वो कैसे करना है। आप देखें कि यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन लिखी हुई है, दीज, यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस किसे कहते हैं, माइनस करने को कह रहे हैं ना, द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड। आपने मीन और मोड को माइनस करें। अब उसने ये नहीं कहा मीन में से मोड को माइनस करें या मोड में से मीन को, उसने कहा जो भी जवाब आए उसको एब्सोल्यूट कर लें। मीन में से मोड माइनस करेंगे या मोड में से मीन को माइनस करेंगे, आंसर दोनों का सेम होगा लेकिन साइन चेंज होगा। जब उसने कहा एब्सोल्यूट कर लें तो अगर माइनस में आए तो प्लस में कर देना, प्लस में आए तो प्लस में ही रहेगा, तो वैल्यू तो वही रहेगी। द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड गिव्स एन एब्सोल्यूट मेजर, यानी दोनों को माइनस करने से वैल्यू एब्सोल्यूट होनी चाहिए। इफ़ वी डिवाइड द डिफरेंस, इस डिफरेंस को डिवाइड करें किस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे, हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड करें तो इट इज़ कॉल्ड स्क्यूनेस। वी गेट रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस, तो हमने रिलेटिव मेजर ऑफ स्क्यूनेस को मेजर कर लिया। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कह सकते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, सिंपल। एंड वी नो, आगे लिखा हुआ है, वी नो डैट द मोड इज समटाइम डिफिकल्ट टू फाइंड। बाज़ औक़ात किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड मालूम करना डिफ़िकल्ट होता है। वैसे तो फार्मूला आता हो तो डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन अगर उस ग्रुप डेटा में एक से ज़्यादा मोड मौजूद हो या डेटा कोई भी हो, ग्रुप डेटा हो, इन ग्रुप डेटा हो, ग्रुप डेटा या अनग्रुप डेटा हो, दोनों सूरतों में अगर मोड की तादाद एक से ज़्यादा भी हो सकती है, 2-3 मोड भी हो सकते हैं और बाज़ औक़ात मोड होता भी नहीं है, तो मोड अगर मालूम, अब मोड है ही नहीं, नो मोड, तो फिर हम किसको माइनस करें मीन में से, जब मोड ही नहीं है। हम ये तो नहीं लिख सकते मोड 0 है। अगर मोड 0 है तो इट्स मीन 0 इज़ द वैल्यू इज़ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ गिवन डेटा। तो जब 0 उसमें वैल्यू ही नहीं है तो हम 0 लिख भी नहीं सकते, हम वहाँ लिखेंगे नो मोड। अब मोड नहीं मालूम तो अब हमें परेशानी होगी कि मीन में से मोड कैसे माइनस करें, है ही नहीं, तो स्टैंडर्ड, तो स्क्यूनेस तो नहीं सॉल्व होगा फिर। अब इस डिफ़िकल्टी को मेजर करने के लिए, बेहतर करने के लिए लिखा हुआ है, वी नो दैट द मोड इज़ सम टाइम डिफ़िकल्ट टू फाइंड, यानी हम उसे फाइंड ही नहीं कर पाते। फॉर दीज रीज़न, इस रीज़न की वजह से, इस वजह से फार्मूला जो 4.32 है इज़ नॉट एंटायर सेटिस्फैक्ट्री। तो जब मोड ही नहीं होगा तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ ही नहीं पुट कर सकेंगे। टू अवॉइड यूज़ द मोड, फिर मोड को हम अवॉइड करते हैं, फिर क्या करें, we can employ the empirical relation between mean median mode। मीन मीडियन मोड का एम्पिरिकल रिलेशन होता है, वो क्या होता है, वो बेसिकली लिखा हुआ है मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ये एम्पिरिकल रिलेशन होता है बिटवीन मीन, मीडियन और मोड। अगर तीनों इक्वल हैं तो फिर एम्पिरिकल रिलेशन क्या होगा, मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन। और अगर तीनों इक्वल नहीं है, डिफरेंट हैं, तो फिर हम देखेंगे एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन ये। अब यहाँ पे हमें मीन माइनस मोड, एम्पिरिकल रिलेशन कहता है मीन माइनस मोड की जगह पे अगर आप ये लिख लें तो ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती हैं, तो फिर हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या लिख सकते हैं, नीचे तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन ही लिखें, ऊपर मीन माइनस मोड, मोड तो मालूम नहीं कर सकते, हम मीन में से क्या करते हैं, मीडियन मालूम करके उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ये इसका एम्पिरिकल रिलेशन की वजह से ये फार्मूला बन गया। तो लिहाजा जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, मोड डिफ़िकल्ट हो तो इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये जो ऊपर पहला फार्मूला हमने लिखा है और जो दूसरा फार्मूला लिखा है बुक में, इसके
इक्वेशन नंबर 4.32 और 4.33 लिखा हुआ है। नीचे अगर लास्ट पैराग्राफ में देखें तो लिखा हुआ 4.32 एंड 4.33 आर कॉल्ड, ये जो दोनों फार्मूले हैं, ये फार्मूले इनका क्या नाम है? इनका नाम है पियर्सन फर्स्ट एंड सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये पियर्सन फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है और ये पियर्सन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। पियर्सन उस साइंटिस्ट का नाम है, उस स्टैटिस्टिशियन का नाम है जिसने ये फार्मूले इजाद किए थे या ड्राइव किए थे। बाय फार्मूला वी गिव पॉजिटिव रिजल्ट। अगर इन फार्मूलों से हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो पॉजिटिवली स्क्यूड होंगे, और अगर इनसे नेगेटिव रिजल्ट आएगा तो नेगेटिव रिजल्ट आने पर नेगेटिवली स्क्यूड होंगे। फॉर द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी तो इन फार्मूलों से क्या होगा? इट विल बी ज़ीरो। फिर इसका जवाब अगर ज़ीरो आ गया तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, और अगर इनका जवाब ज़ीरो ना आया, पॉजिटिव आया, तो हम कह देंगे पॉजिटिवली स्क्यूड, और इसी तरह अगर नेगेटिव आया तो हम कह देंगे नेगेटिवली स्क्यूड। ठीक होगी बात? अब यही पॉइंट जो है इस पेज से पहले यानी पेज नंबर 170 पर सिमेट्रिकल एंड स्क्यूनेस, सिमेट्रिकल क्या है और स्क्यूनेस क्या है। अगर मैं पेज नंबर 170 पे, हमारा टॉपिक नंबर है 4.17। अगर आप पेज नंबर 170 पे ना मिल रहा हो तो आप आगे पीछे थोड़ा सा दो चार सफ़े आगे या 2-4 सफ़े पीछे इर्द गिर्द देखें। टॉपिक नंबर 4.17 जिस पे लिखा होगा सिमेट्री एंड स्क्यूनेस। वी हैव ऑलरेडी नोटेड चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में हम ये बात कर चुके हैं डिस्कस कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक if the values equidistant from the central maximize to the same। सेंटर से हमारी लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे अगर वैल्यूज़ का डिफरेंस सेम है, सेंटर से जो वैल्यूज़ लेफ़्ट और राइट साइड पे चल रही हैं उनका डिफरेंस अगर सेम रहा तो उसे हम सिमेट्रिकल कहते हैं। ये तो सिंपल सी बात थी जो हम चैप्टर 2 में पढ़ के आए थे। यहाँ पर हमने देखना है कि सिमेट्रिकल को कैसे देखेंगे। यहाँ पे मीन इज़ इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग द अबव ऑफ द मीन इज़ कॉल्ड सिमेट्री। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन अ डेविएशन बिलो द मीन, वही बात कि जो मीन सेंटर में है उसकी डेविएशन उससे बिलो और उससे अबव दोनों तरफ जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल होंगी तो सिमेट्री होगी। स्क्यूनेस इज़ द लैक ऑफ सिमेट्री इज़ डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड सम सेंट्रल वैल्यू मीन मीडियन मॉड। It is the degree of asymmetry. It is important to note the symmetrical distribution, the mean, median, mode are coincide, मतलब equal। जब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड तीनों फाइंड करें, तीनों इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। The two tail of the frequency curve are equal length from the central value। अगर आप पेज नंबर 170 पे एक डायग्राम देखें, डायग्राम ये आपके पास सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल वैल्यू की कर्व ये लेफ़्ट साइड पे और ये राइट साइड पे, दोनों की कर्व जो है वो इक्वल हो। यही बात यहाँ लिखी हुई है कि द मीन, मीडियन और मॉड, यहाँ पे टू टेल्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टू टेल्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी कर्व इज़ इक्वल लेंथ। इस तरफ जो टेल है और इस तरफ टेल है, दोनों की टेल की जो लेंथ है वो इक्वल हो तो सेंट्रल वैल्यू से, तो व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ सिमेट्रिक। पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड की नेक्स्ट पेज पे डायग्राम्स बनी हुई हैं। अगर मोड पहले आ जाए तो उसे हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। मोड की वैल्यू सबसे लेस हो, मोड इज़ लेस देन मीडियन एंड लेस देन मीन, सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ पॉजिटिवली स्क्यूड। और इसी तरह मीन इज़ लेस देन मीडियन इज़ लेस देन मोड, यानी मोड सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो नेगेटिवली स्क्यूड, और अगर मोड की वैल्यू तीनों में से सबसे कम होगी तो हम कहेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड। और अगर कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आंसर 0 आ जाए तो भी हम कहेंगे सिमेट्रिक है। इसी के साथ साथ अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन है हमारा 20 का
बी पार्ट। 20 क्वेश्चन है और उसका बी पार्ट हमारे पास है, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट अबाउट 17.5 फ्रॉम द डाटा। हमारे पास जो डाटा है, हम क्वेश्चन नंबर 20 के सी पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट हमने किया। 20 के सी पार्ट में उसने कुछ बातें दी हुई हैं। द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है। मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। हमारे पास क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 20 और उसका सी पार्ट, हमारे पास मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्क्यूनेस, ये 3 चीज़ें उसने दी। मीन उसने कितना दिया? मीन उसने दे दिया 29.6, स्टैंडर्ड डेविएशन 6.5 और स्क्यूनेस 0.32। और फाइंड करने के लिए क्या कहा? फाइंड करने के लिए कहा कि एक तो आप मीडियन और एक आप मोड मालूम करें। ये दोनों आपने मालूम करने हैं। अभी अभी हमने स्क्यूनेस के 2 फार्मूले पढ़े, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें स्क्यूनेस की वैल्यू उसने दी हुई है, मीन की वैल्यू उसने दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दी हुई है। आगे पीछे करके मीडियन की वैल्यू खुद फाइंड कर लें। मोड मालूम करने के लिए इस फार्मूले में मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्क्यूनेस पुट करें और मोड मालूम कर लें, ये दोनों चीज़ें। और इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में 20 का बी पार्ट भी करेंगे और जो लास्ट क्वेश्चन 18 और 19 आपके ज़िम्मे दिए वो भी आपको करके दिखाएंगे, ताकि आपको मालूम हो सके कि आपने प्रोसीजर सही किया है, आपके आंसर सही हैं। आज के लेक्चर का हम इस क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन आपके ज़िम्मे दे के जा रहा हूँ कि अब आप मुझसे बहुत ज़्यादा लेक्चर ले चुके हैं, हमारा 60 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। कोशिश करें कैलकुलेशन खुद करने की। खुद करने के बाद उसके बाद आंसर लाजमी देखें, ताकि आपको दिल में एक खुशी महसूस हो कि आपका आंसर टैली हो चुका है। बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ अल्लाह पाक जहाँ पे रहें आप खुश रहें, सलामत रहें और अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी आपको अता करे, आपके वालिदैन का साया ता क़यामत कायम रखे और वक्त आखिर हमें हमारा रब हमारी ज़बान पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।